प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है और जिस तरीके से बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही है उसके बाद प्रदेश की सियासत हो या फिर प्रदेश के लोगों में हो काफ़ी उबाल देखने को मिल रहा है और काफ़ी आक्रोश जो है इस मामले को लेकर अब दिखाई भी दे रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरीके से सड़कों पर उतार रही है और चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या फिर महिला कांग्रेस हो, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है इस हत्याकांड को लेकर जो है वो की जा रही है। इसी के साथ ही कई और भी विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। आज इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है और जिस तरीके से तमाम जो नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो तमाम चर्चाएं बीते कई दिनों से चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी अब इसमें पहले से ही, हालांकि पहले भी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग तेज हो चली है। क्या कुछ कहेंगे अब तक इस पूरे मामले को लेकर, अब किस तरीके से देखते हैं और अब आगे किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहेगी, आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले कि ये पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय भी है और एक बड़ी अफसोस की भावना लोगों के मन में आ रही है कि आज की हमारे प्रदेश में अंकिता के साथ दुराचार की कोशिश हुई, यौन शोषण की कोशिश हुई, उसकी हत्या हो गई। लगातार पूरे प्रदेश के मन में जब डिसीजन आया तो ये एक सवाल था कि ये आधा अधूरा न्याय है जो अंकिता भंडारी को मिल रहा है। लेकिन अचानक उर्मिला सनावर, जो भाजपा के पूर्व विधायक राठौर जी की पत्नी है, सुरेश राठौर की, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट से, एक वक्तव्य से पूरे प्रदेश के मन में जो आशंकाएं पैदा करी वो ये है कि जिस दिन अंकिता की हत्या हुई और जिस दिन वो उस जो रिजॉर्ट है उसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जिस तरीके से आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल, एक भय का माहौल बना है कि जब राजनीति में जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, अगर उनकी वजह से अगर हमारी बेटियां अपनी जान देने लग गई या वो हमारी बेटियों का यौन शोषण करने लग गए हैं, तो सुरक्षा हम लोगों को कौन देगा, हमारे न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? और इसकी वजह से आज पूरा प्रदेश एकजुट होके लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि भाई अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच को किया जाए। सरकार को इस मांग को मानना चाहिए। प्रदेश की एक बेटी के साथ, देवभूमि उत्तराखंड है, उसके साथ यौन शोषण की कोशिश, उसकी हत्या, और उसमें भाजपा के एक बड़े नेता का नाम आना। सरकार को तो तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार, अभी तक आप देखोगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक भी स्टेटमेंट इस वाक्य को लेकिन नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्योंकि भाजपा के नेता इन्वॉल्व है, भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है, इससे सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मैम, अब सड़कों पर भी कई तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आप भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि पौड़ी में आंदोलन होगा, आप भी कहीं प्रदर्शन जो है सड़कों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया, इसी के साथ ही कई और भी विधायकों के, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक है, उनके आवास का घेराव आप कर रहे हैं, उनसे चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे हैं। आगे किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को लेकर आगे किस तरीके के प्रदर्शन आपके रहने वाले हैं, आगे किस तरीके से आवाज़ जो है इस मामले को लेकर उठाई जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप लोग प्रदेश की बात करते हो तो पार्टियों से पहले प्रदेश आता है और प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाना सत्ता और विपक्ष दोनों का काम है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो बात बोलेंगे, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, पुलिस प्रशासन उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देता है क्योंकि सरकार उनकी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब पूरे प्रदेश में इस का बवाल हो रखा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अंकिता की हत्याकांड में उनके ही पार्टी के व्यक्ति का नाम आया है, तो आप शुरू दिन से आज तक देखेंगे कि जो भाजपा की महिला विधायक हैं, जो भाजपा की महिला नेत्री हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। न ऋतु खंडूरी जी कुछ बोली, रेणु बिस्ट के ऊपर तो आरोपी हैं, सरिता आर्य कुछ नहीं बोल रही, सबिता कपूर कुछ नहीं बोल रही हैं। तो इनके जमीर को जगाने के लिए, इनको ये याद दिलाने के लिए कि भाई आप भाजपा की विधायक, भाजपा की मंत्री या स्पीकर बाद में हैं, पहले आप इस प्रदेश की बेटियां हैं, इस प्रदेश की महिलाओं ने, इस प्रदेश के भाइयों ने, इस प्रदेश के पुरुषों ने आपको वोट देके सत्ता तक पहुंचाया है। लेकिन जब उत्तराखंड की बेटी की बात आती है, जब अंकिता हत्याकांड की बात आती है, उसके यौन शोषण की बात आती है, तो आप लोग अपने जमीर को जगाइए।
आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, आप भी हमारे साथ, हमारे प्रदेश के लोगों के साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए और इस प्रदेश की बेटी के लिए न्याय की मांग करिए। लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे, इसलिए हम लोग लगातार, हमने पहले स्पीकर जो रितु खंडूड़ी जी उनका घेराव करा, रेणु बिजली का और सरिता आर्य जी का घेराव करा। आने वाले दिनों में हम रेखा आर्य का भी करेंगे, सविता जी का भी करेंगे, और आशा नौटियाल का भी करेंगे। साथ जो महिला नेत्रियां हैं, महिलाओं के मुद्दों में इनको कभी आपने कुछ बोलते हुए नहीं सुना होगा। आपने देखा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड देश हिली पहाड़ी राज्यों का जो पहला प्रदेश है वो बन गया है रेप केसेस में, दुराचार में, बलात्कार के केसेस में और बच्चों की गुमशुदगी में। लेकिन इन महिलाओं की आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम लोग इनके जमीर को जगाने के लिए इनके घेराव कर रहे हैं। बात की जाए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, धर्मपुर में आप एक्टिव है और आप ये कह चुके हैं कि धर्मपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से तैयारी चल रही है और आगे धर्मपुर विधानसभा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आखिर धर्मपुर विधानसभा ही आपने क्यों चुनी, और जो है धर्मपुर विधानसभा में जो आपकी तैयारी चल रही है वो किस तरीके की तैयारी चल रही है, और आगे कितने आश्वस्त हैं आपकी धर्मपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन में काम कर रही हूँ। 2011 से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रही, 2012 मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और लगातार तब से लेकर अभी तक संगठन का काम कर रही हूँ। मैं इस वक्त धर्मपुर विधानसभा में केवल इस वजह से आई कि हमारे जो धर्मपुर विधानसभा से बड़े लीडर हैं दिनेश अग्रवाल जी, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की और मैं लगातार यहाँ पे बनी हुई हूँ, यहीं मेरा घर है, यहीं मैं रहती हूँ, मेरे बड़े भाई लोग, भाभी लोग, सब लोग यहीं पे रहते हैं धर्मपुर में। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं आने वाले टाइम पे विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ। मुझे लगा कि लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए, धर्मपुर विधानसभा के लिए मुझे काम करना चाहिए, और मैं लगातार संघर्षरत हूँ। आज मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जब मैं लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ज्योति रौतेला का संघर्ष कितना लंबा है पार्टी के अंदर, और पार्टी के संगठन के अंदर मैं लगातार बनी हूँ। और मुझे चाहे मेरे स्टेट की लीडरशिप है, चाहे मेरी नेशनल लीडरशिप है, मुझे उन लोगों पे पूरा विश्वास है कि एक महिला और उनके संगठन की एक महिला जब संघर्ष कर रही है तो उसका उनका आशीर्वाद, उनका जो साथ है वो मेरे ऊपर रहेगा, मेरे साथ वो लोग खड़े होंगे और मुझे धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का पूरा मौका देंगे। मैम, धर्मपुर से वर्तमान में विधायक हैं विनोद चमोली जी, और कई 2 बार से वो विधायक हैं, उससे 2 पहले मेयर रहे हैं। उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा की जनता ने मुझे 10 साल झेला है और आगे भी 10 साल जो है मुझे धर्मपुर विधानसभा की जनता जो है वो झेलेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी से कोई भी आ जाए, उसकी जमानत यहाँ पर जब्त होगी। देखिए, मुझे विनोद चमोली जी बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर लीडर भी हैं भाजपा के, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि 2 अलग विचारधारा के लोग हम लोग जरूर हैं, लेकिन हमारी अपनी मर्यादा भाषा की जरूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा की धर्मपुर के लोग मुझे झेलेंगे, तो आपको ये लगता है कि क्या आप धर्मपुर के लोगों के मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाए कि वो आपको झेल रहे हैं ज़बरदस्ती, वो आपका बोझ इस विधानसभा में उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय अब जनता करेगी कि उनको आगे उनको झेलना या नहीं झेलना। इस तरीके के वक्तव्य किसी भी राजनेता को नहीं देना चाहिए, चाहे भाजपा के, कांग्रेस के, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक हम लोग नहीं है। जनता की वजह से हमें, हमारी वजह से जनता नहीं है। तो इस तरीके का जो भाषा कोई भी बोलता तो वो गलत है। और बाकी उन्होंने 10 साल मेयर रह के और 10 साल यहाँ पे विधायक रह के किस तरीके का काम करे, किस तरीके का व्यवहार है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जनता के बीच में जाइए, आपको पता चल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा परिवर्तन होता है और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। इस बार धर्मपुर की जनता भी परिवर्तन चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। मैम, 2027 के विधानसभा चुनाव अब आएंगे, 1 साल का समय बचा है। महिलाओं की जो भागीदारी रहती है, तमाम बातें होती है कि महिलाओं को टिकटों में भागीदारी देनी है, उन्हें इतने प्रतिशत आरक्षण राजनीति में देना है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो पिछले चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी आप दावेदारी कर रही थी, लेकिन एक भी टिकट महिला को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया। 22 के विधानसभा चुनाव में भी देखे तो प्रतिशत बहुत कम रहा। तो 2027 में आप क्या कहेंगी, कितने प्रतिशत महिलाओं को भागीदारी यहाँ पर मिलनी चाहिए, राजनीतिक जो टिकट बंटवारे होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल आपका सवाल सही है
हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आती है तो वो चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, दोनों में बहुत कम है। इस बात को स्वीकारना चाहिए, ये सच्चाई है। और मैं अभी भी, क्योंकि मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ बहुत सारी बहनों की उम्मीदें हैं और मैं अपनी टीम को भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि लीडरशिप आपको कंसिडर करें, आपको चुनाव लड़ना है, तो हमको फोकस करना पड़ेगा जिस विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना है उस पर काम करने के लिए। क्योंकि देखिए इस वक्त जो हालात हैं, जो हालात भाजपा ने पैदा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उन हालातों में चुनाव लड़ना एक बड़ा चैलेंज है। चुनाव में जो एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, जो रोल बढ़ा दिए और जो कनेक्टिविटी हमें लोगों से करना है, लोगों के बीच में जाना है, ये बड़ी चुनौती है। मुझे जो भी बहनें, मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ और मेरे को मेरी संगठन की या प्रदेश में लीडरशिप भी डिसाइड करेगी, जो महिलाएं एक्टिव हैं, संगठन से जुड़ी हुई हैं, बहुत लंबे टाइम से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं प्रतिशत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगी कि मैं अपनी तरफ से उन बहनों की लड़ाई जरूर लड़ूंगी जो लोग विधानसभा जाना चाहते हैं, विधानसभा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और मैं पार्टी लीडरशिप से भी निवेदन करूंगी कि हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, महिलाओं को देश की और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बताते हैं, तो हम लोगों को उन देश की रीढ़ की हड्डियों को विधानसभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेशन बढ़ा के देना पड़ेगा। जैसे हमने पंचायती राज में 33% आरक्षण करा, उसकी वजह से आज कई महिलाएं ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वही पार्टिसिपेशन हमें विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको वो पार्टिसिपेशन देंगे तो लोगों का विश्वास भी हम पे, हमारी पार्टी पे बढ़ेगा, हमारी बातों पे बढ़ेगा और साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में बढ़कर आएगी, बढ़कर सुनिश्चित होगी। मैम, कानून व्यवस्था की बात की जाए प्रदेश में, लगातार जो है बीते कुछ समय से बात की जाए तो तमाम हत्याएं और जिस तरीके से मर्डर के केस सामने निकल कर आए, अभी हाल ही में एक त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की जो है वो हत्या कर दी गई। इसी के साथ ही कई इस तरीके के मामले आ रहे हैं, चाहे लूट डकैती या फिर जो है हत्या के अधिक मामले आने शुरू हो गए हैं बीते कुछ समय से बात की जाए। तो इसमें आप क्या मानते हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके की बातें भी होती हैं और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं? देखिए दोनों चीज़ें हैं, मतलब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि कानून व्यवस्था खराब है इसलिए ये सब होता है। आज हमारे प्रदेश में, देश में लोगों के मन में जो जाति धर्म को लेके जो टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है, जो बातें होनी शुरू हो गई, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। और उसका एक देखिए, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि जो घटनाएं हो रही है सब जगह पुलिस को मौजूद होना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है, ना हमारे पास इतनी फोर्सेस हैं, ना पुलिस हर जगह मौजूद हो सकती है, क्योंकि क्राइम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। अब किसी के घर के अंदर मर्डर हो जा रहा है तो उसमें पुलिस का कितना होगा, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आज हमें जो ज़रूरत है ना, वो समाज में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज हमको समाज में एक चेतना लानी पड़ेगी कि भाई जो लोग भी सामाजिक हैं, समाज में रह रहे हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर दूसरे प्रदेश का आदमी यहाँ पर आ रहा है या कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ हम इस तरीके की टिप्पणी ना करें, इस तरीके की बातें न करें कि उसको यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसका मर्डर कर दे रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का एक बच्चा यहाँ से उत्तराखंड से दिल्ली पढ़ने जाता है, मुंबई पढ़ने जाता है, गुजरात में बहुत लोग हैं, या हर पूरे देश में हमारे प्रदेश के लोग हैं। अगर यही घटनाएं अगर हमारे प्रदेश के किसी बच्चे के साथ हो जाएगी तो हमें कैसा लगेगा। माँ होती है, पिता होते हैं, बच्चा किसी का भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो बच्चा, सबकी भावनाएं उसके साथ वैसी होती हैं। और मतलब जो ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं कि एंजल चकमा की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए नहीं, ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी सोच है, ना अच्छा मैसेज है। और कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड की बदनामी इससे हो रही है। हमारे प्रदेश में लोगों ने बड़े विश्वास से भेजा होगा कि चलिए उत्तराखंड भेज देते हैं, यहाँ पे कोई ये शांतिप्रिय स्टेट है, यहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पे इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होती। लेकिन आज आप देख लो, मैं आज अखबारों की हेडलाइन देख रही थी कि भैया कोई कैफ़े में बैठा हुआ है, अपने बर्थडे मना रहा है, उसमें उनके 2 मुस्लिम दोस्त हैं, तो वहाँ पे बजरंग दल पहुँच जाता है। मैं ये बोलती हूँ कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अंकिता भंडारी का केस है, बाकी सब केसेस हैं उस प्रदेश में, वहाँ पे ये दल कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गई करणी सेना, बजरंग दल, ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? और जहाँ पे दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप किसी की हत्या कर देंगे, आप मार पिटाई कर देंगे। ये माहौल भाजपा ने इस देश में
पैदा किए हैं। भाजपा ने लोगों को लड़ाया है, लेकिन भाजपा ये भूल रही है कि लोगों को लड़ाते लड़ाते उन्होंने हमारे देश की छवि और हमारे देश को बांटने का काम किया। जिस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र है, जिस देश में बोला जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलदस्ता हैं इसके, जो जिस देश की प्रार्थनाओं में, स्कूल की प्रेयर्स में हम लोगों को एकजुटता का मैसेज दिया जाता था, उस देश में भाजपा ने जो माहौल आज खड़ा कर दिया, मुझे लगता है कि ये सबसे खराब चीज़ है। आप किसी चीज़ में बाद में जाएंगे, आप शासन प्रशासन की बात बाद में करिए, पहले ये बात हम सबको ओपन डिबेट्स इन बातों पे करनी चाहिए कि देश में क्या माहौल है और ये क्या माहौल ये सत्ता के लिए है। और अगर ये सत्ता के लिए, तो शायद मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को सत्ता में बैठने का अधिकार ही नहीं है, हम लोगों को सत्ता की लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टी थी लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन समाज को लड़वाने का काम अगर राजनीतिक पार्टियां करने लग गई, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अंधकारमय समय होता है जो हमारे देश में चल रहा है। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी, और तमाम विषयों को लेकर, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर 2027 में जो चुनाव को लेकर के हो, महिलाओं की भागीदारी हो, धर्मपुर विधानसभा सीट को लेकर के हो, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के हो, या फिर जिस तरीके से समाज में जो जातिगत चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से भेदभाव आपस में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा की। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।